हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बुक से 16वां वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं 15 वीडियो मिडवाइफरी का बना चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज मिडवाइफरी का 16वां वीडियो होगा और यह बुक जो है यह कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है। ऐसा मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। और इस बुक में नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। एम्स है, DSSB है, PGI है, SGPGI, ESIC, RPSC या फिर स्टेट का कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम, या अभी हाल ही में जो फॉर्म फिलअप किए हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे रेलवे में, उसका भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। तो जो भी छात्र नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन का, जो भी उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग के, तो आप उसके लिए यह वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और अभी हम मिडवाइफरी से देख रहे हैं। तो मिडवाइफरी में लगभग 900 प्रश्न दिया गया है, जिसमें कि 750 कवर कर चुके हैं इन 15 क्लास में। और आज 16वां क्लास होगा। 750 का बाद का क्लास देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो 750 के बाद से आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कवर कर चुके हैं। तो आज 751 नंबर प्रश्न होगा। और आज का पहला प्रश्न है, सर्विक्स की परिपक्वता। सर्विक्स की परिपक्वता राइपनेस किसके द्वारा एसेस की जाती है? तो किसके द्वारा एसेस की जाती है सर्विक्स की राइपनेस? तो बाइसॉप स्कोर से करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए, ESIC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाइसॉप्स क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर असेसिंग। बाइसॉप्स क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर असेसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इंडक्शन फॉर लेबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर बाइसॉप्स स्कोर शुड बी। फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर बाइसॉप्स स्कोर कितना होना चाहिए? एबव 6 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, द साइंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस आर। द साइंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस आर, फीटल हार्ट साउंड इज इरेगुलर, मेकोनियम स्टैंड लीकर, फीटल हार्ट साउंड इज लेस देन 120 BPM एन। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस आंसर। द साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस जो है इसका, यह तीनों ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक के अलावा, निम्न में से एक के अलावा बाकी सभी पैरामीटर्स का उपयोग लेबर के प्रोग्रेस को एसेस करने के लिए किया जाता है। तो किस एक के अलावा बाकी सभी पैरामीटर्स जो है उसका उपयोग लेबर के प्रोग्रेस को एसेस करने के लिए करते हैं? तो फीटल हार्ट रेट के अलावा बाकी डिसेंट ऑफ फिटस, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेशन, यह तीनों जो है इसका उपयोग लेबर के प्रोग्रेस को एसेस करने के लिए करते हैं, सिर्फ फीटल हार्ट रेट को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, लेबर के दौरान बैक पेन महसूस करने पर क्लाइंट की कौन सी पोजीशन को अवॉइड करने के लिए बताना चाहिए? लेबर के दौरान बैक पेन महसूस करने पर क्लाइंट को कौन सा पोजीशन को अवॉइड करने के लिए बताना चाहिए? सुपाइन पोजीशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब एक क्लाइंट 9 सेंटीमीटर के डायलेशन पर पुश करने की अर्ज एक्सपीरियंस कर रही हो, तो क्लाइंट को नर्स के द्वारा कौन सा ब्रीदिंग पैटर्न अपनाने का इंस्ट्रक्शन देना चाहिए? जब एक क्लाइंट 9 सेंटीमीटर के डायलेशन पर पुश करने की अर्ज एक्सपीरियंस कर रही हो, तो क्लाइंट को नर्स के द्वारा कौन सी ब्रीदिंग पैटर्न अपनाने का इंस्ट्रक्शन देना चाहिए?
तो पेंटिंग और ब्लोइंग पैटर्न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए क्लाइंट इज इन द लेट एक्टिव फेज ऑफ लेबर। ए क्लाइंट इज इन द लेट एक्टिव फेज ऑफ लेबर, सडनली शी टेल्स द नर्स शी फील वीक एंड डिजी। द नर्स नोट्स द ड्रॉप इन मैटरनल बीपी एंड लेट डीएक्सेलरेशन ऑफ fetal heart rate. The initial action the nurse should be to. The initial action the nurse should be to, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टर्न द क्लाइंट ऑन साइड एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। टर्न द क्लाइंट ऑन साइड एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। आगे देखेंगे, वेजिनल डिलीवरी के बाद फर्स्ट 12 आवर्स के दौरान, वेजिनल डिलीवरी के बाद फर्स्ट 12 आवर्स के दौरान क्लाइंट का निम्न में कौन सा कंसर्न प्राथमिक होगा? तो आउन कंफर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेजिनल डिलीवरी के दौरान फर्स्ट 12 आवर्स के बाद फर्स्ट 12 आवर्स के दौरान क्लाइंट को आउन कंफर्ट का कंसर्न प्राथमिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, लेबर के समय यूरिन की रुकावट का कारण होता है। लेबर के समय यूरिन का रुकावट का क्या कारण होता है? डिमिनिश्ड ब्लैडर टोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में समय से पहुंच सके। अगला जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लिकेटेड लेबर से है। मिडवाइफरी में कॉम्प्लिकेटेड लेबर या प्रेसिपिटेट लेबर इसे बोल सकते हैं। यहाँ से हम प्रश्न देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, इफ़ द लेबर एंड्स विथ इन 3 आवर्स विथ 2 to 3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन इट इज़ कॉल्ड। इफ़ द लेबर एंड्स विथ इन 3 आवर्स विथ 2 to 3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट लेबर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जब लेबर की फर्स्ट और सेकेंड स्टेज की संयुक्त समय अवधि 2 घंटे से कम हो तो इसे क्या कहते हैं? जब लेबर की फर्स्ट और सेकेंड स्टेज की संयुक्त समय अवधि जो होता है 2 घंटा से अगर कम हो तो इसे प्रेसिपिटेट लेबर कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट है, 38 सप्ताह के गेस्टेशन पर ट्विंस प्रेगनेंसी के साथ एक्टिव लेबर में है। तो निम्न में से कौन से सिम्टम के लिए क्लाइंट को नर्स के द्वारा क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए? तो कौन से सिम्टम जो है क्लाइंट को नर्स के द्वारा क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए? तो प्रेसिपिटस डिलीवरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, कौन सी कंडीशन में वुमेन को, आगे जो हमारा प्रश्न है ये कोड और यूटेराइन प्रोलैप्स से है। और इसका पहला प्रश्न है कि कौन सी कंडीशन में वुमेन को फीलिंग होती है कि वेजिना से कुछ बाहर आ रहा है? तो यूटेराइन प्रोलैप्स में वुमेन को फीलिंग होती है कि वेजिना से कुछ बाहर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, यूटेराइन प्रोलैप्स के कौन से प्रकार में यूटेराइन प्रोलैप्स बॉडी पूर्ण रूप से डिसेंड होकर योनि के प्रवेश द्वार के बाहर आ जाती है? तो 3rd डिग्री पर यूटेराइन प्रोलैप्स के कौन से प्रकार में यूटेराइन बॉडी जो है या पूर्ण रूप से डिसेंड होकर योनि के प्रवेश द्वार के बाहर आ जाता है? तो 3rd डिग्री में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कंडीशन जिसमें यूटेराइन प्रोलैप्स
के किनारे हाइमेनल रिंग से 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे एक्सटेंड हो जाते हैं तो उनमें से कौन सी स्टेज होगी? तो स्टेज 2 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेजिनल हिस्टेक्टोमी। वेजिनल हिस्टेक्टोमी इज डन फॉर, किसके लिए हम लोग वेजिनल हिस्टेक्टोमी करते हैं? यूटेराइन प्रोलैप्स जब होता है तब हम लोग यूट्रस प्रोलैप्स जब होता है तब हम लोग वेजिनल हिस्टेक्टोमी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट इज कॉल्ड। द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट इज कॉल्ड यूटेराइन इन्वर्सन। ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। कोड प्रोलैप्स्ड वाले मरीज को तुरंत नर्सिंग मैनेजमेंट होगा। कोड प्रोलैप्स्ड वाले मरीज को तुरंत नर्सिंग मैनेजमेंट किस जगह होगा? प्लेस द मदर इज नी चेस्ट पोजीशन। जो कोड प्रोलैप्स्ड वाले मरीज हैं उसका नर्सिंग मैनेजमेंट तुरंत क्या करेंगे? मदर का नी चेस्ट पोजीशन में बोलेंगे, उसे करेंगे मदर को। प्लेस द मदर इज नी चेस्ट पोजीशन। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, एक नर्स लेबर रूम में लेबर के दौरान एक प्रेग्नेंट क्लाइंट का वेजिनल असेसमेंट करते समय यूट्रस से अम्बिलिकल कॉर्ड के बाहर निकलने की उपस्थिति को नोट करती है तो इनिशियल व प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगी? एक नर्स जो है यह लेबर रूम में लेबर के दौरान एक प्रेग्नेंट क्लाइंट का वेजिनल असेसमेंट करते समय यूट्रस से अम्बिलिकल कॉर्ड के बाहर निकलने की उपस्थिति को नोट करती है तो उसका इनिशियल व प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेडलनबर्ग्स पोजीशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या करेंगे? क्लाइंट को ट्रेडलनबर्ग पोजीशन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर ए वुमन विथ ए प्रोलैप्स्ड कोड वुड बी। Nursing management for a woman with a prolapsed cord would be place woman in knee chest or excavated Sims position। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जो हमारा टॉपिक है यूटेराइन इनर्सिया या डिस्टोसिया से। यूटेराइन इनर्सिया या डिस्टोसिया से प्रश्न देखेंगे। तो यूटेराइन इनर्सिया क्या है? यूटेराइन इनर्सिया क्या है? तो बताइए क्या है? यह प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। यूटेराइन इनर्सिया जो है प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अनऑब्स्ट्रक्टेड बर्थ कनाल। अनऑब्स्ट्रक्टेड बर्थ कनाल में से कॉन्ट्रैक्शन के टोटल या पार्शियल अब्सेंस के कारण फीटस को एक्सपेल करने के लिए यूट्रस का फैल होना क्या कहलाता है? अनऑब्स्ट्रक्टेड बर्थ कनाल में से कॉन्ट्रैक्शन के टोटल या पार्शियल अब्सेंस के कारण फीटस को एक्सपेल करने के लिए यूट्रस का फैल होना क्या कहलाएगा? तो यूटेराइन इनर्सिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और आपके सभी फ्रेंड्स भी हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो है उसका समय से नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाए। अगला प्रश्न इसके साथ ही देखेंगे कि लेबर की एक्टिव स्टेज में शॉर्ट, इरेगुलर और वीक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होना किसका सूचक है? लेबर की एक्टिव स्टेज में शॉर्ट, इरेगुलर और वीक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होना किसका सूचक है? तो हाइपोटोनिक डिस्टोसिया का सूचक है। ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर causes of abnormal labor except। all of the following are causes of abnormal labor
एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो पेल्विक डिस्टोसिया को छोड़कर, और जो भी है यूटेराइन डिस्टोसिया, सर्वाइकल डिस्टोसिया, फीटल डिस्टोसिया, ये सब एबनॉर्मल लेबर का कॉज है, सिर्फ पेल्विक डिस्टोसिया को छोड़कर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है द मैनोवेयर कॉमनली यूज्ड टू मैनेज, द मैनोवेयर कॉमनली यूज्ड टू मैनेज शोल्डर डिस्टोसिया इज। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक रॉबर्ट्स मैनोवर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेबर के दौरान सीवियर एनीमिया, लेबर के दौरान सीवियर एनीमिया की कौन सी एक कॉम्प्लिकेशन है। तो यूटेराइन इनर्शिया जो है यह सीवियर एनीमिया की एक कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लेबर के समय सीवियर एनीमिया की कॉम्प्लिकेशन में निम्न में से सम्मिलित किया जाता है। तो किसको सम्मिलित करेंगे, कार्डियक फेल्योर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक 26 ईयर ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा वुमन लेबर व डिलीवरी वार्ड में रेगुलर पेन, लेबर व डिलीवरी वार्ड में रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन से टर्म पर आती है। उसका प्री नेटल कोर्स, उसका प्री नेटल कोर्स अनरिमार्केबल है। उसकी एक 26 ईयर ओल्ड वुमेन जो है वह प्राइमी ग्रेविडा है और लेबर व डिलीवरी वार्ड में रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन से टर्म पर आती है और उसका प्री नेटल कोर्स जो है अनरिमार्केबल है। उसकी रीगर्जाइटेशन के साथ मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है जो इकोकार्डियोग्राफी में डिमॉन्स्ट्रेट होती है। वह मेडिकेशन नहीं लेती है तथा मेडिकेशन से एलर्जी नहीं है। एग्जामिनेशन 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन तथा फिटस की वर्टेक्स पोजिटेशन दिखाती है। तो फिटल हार्ट रेट जो है रीएश्योरिंग है। इस वुमन के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उचित मैनेजमेंट होगा। तो इसका सबसे उचित मैनेजमेंट कौन सा होगा बताइए। एडमिनिस्टर आईवी एंटीबायोटिक्स थ्रू आउट लेबर। ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसके साथ ही। अगला प्रश्न जो है हमारा ब्रीच प्रेजेंटेशन से है। तो प्रश्न है कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन मीन्स, कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन मीन्स मतलब क्या होता है। थाइज आर फ्लेक्स्ड ऑफ हिप्स एंड लेग्स एट नीज, थाइज आर फ्लेक्स्ड ऑफ हिप्स एंड लेग्स एट नीज। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। यह हो गया कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगला देखिए लेबर के दौरान ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे अधिक खतरा होता है। लेबर के दौरान ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे अधिक खतरा कब होता है। प्रोलैप्स ऑफ कोड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बर्थ के समय ब्रीच डिलीवरी से संबंधित खतरा हो सकता है। बर्थ के समय ब्रीच डिलीवरी से संबंधित खतरा हो सकता है कंप्रेशन ऑफ कोट से। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे तो इसका कंप्रेशन ऑफ कोड होगा। और अगला देखेंगे इसके साथ में कॉमनेस्ट काउज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इज, कॉमनेस्ट काउज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इज। तो इसका सबसे कॉमन काउज क्या होगा।
कॉमनेस्ट काउज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इज प्री मैच्योरिटी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्री मैच्योरिटी इसका सबसे कॉमन कारण है ब्रीच प्रेजेंटेशन का। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रीच प्रेजेंटेशन में एक्सटेंडेड आर्म्स को किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिलीवर किया जाता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन में एक्सटेंडेड आर्म्स को किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिलीवर करेंगे? तो लवसेट मैनोवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मेडिकेशन यूज्ड इनटू ऑब्स्टेट्रिक्स। इससे हमारा प्रश्न है मेडिकेशन यूज्ड इनटू ऑब्स्टेट्रिक्स से। तो इससे हमारा पहला प्रश्न है कि इंजेक्शन मेथार्जिन इज गिवन एट द टाइम ऑफ। इंजेक्शन मेथार्जिन इज गिवन एट द टाइम ऑफ, किस समय हम लोग इंजेक्शन मेथार्जिन देते हैं? तो टू प्रिवेंट पीपीएच। पीपीएच से बचने के लिए हम लोग इंजेक्शन मेथार्जिन देते हैं। और पीपीएच क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि इर्गोमेट्रिन जो है यह इज़ यूज़फुल इन द मैनेजमेंट ऑफ। इर्गोमेट्रिन इज़ यूज़फुल इन द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की डिलीवरी के बाद इंजेक्शन मेथार्जिन देने का एक उद्देश्य है कि यह स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसीलिए प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की डिलीवरी के बाद हम लोग इंजेक्शन मेथार्जिन देने का एक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी ड्रग्स एक हाइपरटेंशन युक्त लेबरिंग मदर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? तो कौन सा ड्रग है जो हाइपरटेंशन युक्त लेबरिंग मदर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? तो इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेथार्जिन इसका सही उत्तर है। मेथार्जिन जो है यह हाइपरटेंशन युक्त लेबरिंग मदर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इन विच पेशेंट मिथाइल इर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इन विच पेशेंट मिथाइल इर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो कौन सा पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? हार्ट डिजीज़ के जो भी पेशेंट रहेंगे उसमें मिथाइल इर्गोमेट्रिन जो है यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन ऑनसेट ऑफ लेबर इज टू स्टिमुलेट यूटेराइन मसल एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन ऑनसेट ऑफ लेबर इज टू स्टिमुलेट यूटेराइन मसल एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आर यूज्ड इन इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। सभी में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स यूज होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही अगला प्रश्न है विच प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन सर्वाइकल रैपनिंग। विच प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन सर्वाइकल रैपनिंग। तो PGE2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर इन गिविंग मॉर्फिन सल्फेट ड्यूरिंग लेबर इज। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर इन गिविंग मॉर्फिन सल्फेट ड्यूरिंग लेबर इज। तो कौन सा होगा? इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका उत्तर क्या होगा आप लोग को बताना है। तो इसका उत्तर है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर इन गिविंग मॉर्फिन सल्फेट ड्यूरिंग लेबर इज डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ न्यूबॉर्न। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा।
इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि एक टर्म प्रेग्नेंट वुमेन में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न देते समय कितनी से अधिक रेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह संभवतः टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है। एक टर्म प्रेग्नेंट वुमेन में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न देते समय कितना से अधिक रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह संभवतः टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। तो 16 मिली यूनिट्स पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेबर और डिलीवरी के दौरान ऑक्सीटोसिन के उपयोग करने का उद्देश्य है। लेबर और डिलीवरी के दौरान ऑक्सीटोसिन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? स्टिमुलेट इफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक क्लाइंट 38 वीक गेस्टेशन पर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए एडमिट होता है, तो उसकी मेम्ब्रेन 12 घंटे पहले रप्चर हो गई है, लेबर के अन्य कोई साइन नहीं है, तो नर्स को कौन सी मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करने को एंटीसिपेट कर सकती है? तो कौन सा मेडिसिन? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। एक क्लाइंट है जो 38 वीक गेस्टेशन पर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए एडमिट होती है और उसका मेम्ब्रेन जो है वो 12 घंटा पहले रप्चर हो चुका है, तो लेबर के अन्य कोई साइन नहीं है, तो नर्स को कौन सा मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करने का एंटीसिपेट करेगा? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लेबर की सेकेंड स्टेज में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा इंजेक्शन मरीज को दिया जाता है? लेबर की सेकेंड स्टेज में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा इंजेक्शन मरीज को देंगे? तो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द ड्रग या हार्मोन यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज। द ड्रग या हार्मोन यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज, तो ऑक्सीटोसिन। और यह प्रश्न भी देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है और WCL स्टाफ नर्स में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताए थे कि जो भी छात्र नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर फॉर्म भरे हैं रेलवे में, उनके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसका आरआरबी स्टाफ नर्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। तो आप लोग अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला है कि पिटोसिन से लेबर इंडक्शन पर एक खतरा होता है। पिटोसिन से लेबर इंडक्शन पर एक खतरा होता है, तो किस चीज़ का होता है खतरा? रप्चर ऑफ यूट्रस। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेजर साइड इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज। मेजर साइड इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज। ऑक्सीटोसिन का सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन। यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी छात्र जो हैं चैनल पर नए जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। तो आज हम 800 तक ही प्रश्न कवर करेंगे। इसके आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।